Hi Ishu, Hello, thanks Vikas. thanks for providing us the platform. So hi team, actually we are here to discuss, right, what are the changes in the ITR6 forms, which is basically applicable for the company, domestic company per se. So For this assessment year. for this assessment year 22-23, सो एक्चुअली जैसे भी हर एक काम की शुरुआत होती है तो उसके तीन मेन क्वेश्चंस होते हैं कि वो काम हमें क्यों करना है, वो काम हमें कैसे करना है, और वो काम हमें करना कैसे है, वॉट, हाउ एंड वाई, क्यों करना है, कैसे करना है, और करना क्या है, करना हमें Correct. अल्टीमेटली क्या है. तो अल्टीमेटली जैसे हमें इस बार कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का एडवाइजरी टीम के तरीके से हमको टास्क अलॉट हुआ है, राइट. सो फर्स्टली थैंक्स टू द हायर मैनेजमेंट फॉर कंसिडरिंग आवर टीम to be capable of to filing the corporate tax return, right. So let's first start with the very basic thing that however ITR 6 फॉर्म जो है वो अवेलेबल है एट द इनकम टैक्स वेबसाइट, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं for the assessment 22 and 23 are not available as of now, right. So however we can refer the instruction, जो लास्ट से इंस्ट्रक्शंस आई थी हम उसको भी रेफर कर सकते हैं until and unless subject to some major changes, right. अगर कोई मेजर चेंज अगर हो जाता है तो ठीक है, we can update us or revise accordingly, right. So जैसे कि जो कुछ चेंजेस अभी आए हैं तो उसके ऊपर अभी हम चलते हैं. जो फाइनेंस सेट, हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास बात ये है, इस एक्ट में लिए इस ITR के लिए जो हम फाइल करेंगे उसके लिए फाइनेंस से 21 एप्लीकेबल होगा, राइट. सो द चेंजेस विच द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज मेड in the FA21 are to be applicable in this corporate tax returns. So there are few of the changes, right. Some of them are applicable to individuals, which we have just right close it on 31st of July. अनदर वन आज LLPs के लिए एप्लीकेबल है, कुछ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है. अभी का जो हमारा सेशंस है वो डोमेस्टिक कंपनी को लेके ITR 6 जिनकी एप्लीकेबल होती है. सो जैसे सभी को पता है ये, राइट. सो एलिजिबल टू फाइल ITR 6 कौन कर सकता है? एवरी कंपनी, Right, right, राइट. एवरी कंपनी जो रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट में है right. वो ही एलिजिबल है कि उसमें फाइल कर सकती है फॉर दी ITR 6. फॉरेन कंपनीज नहीं कर सकती, सेक्शन 8 कंपनी नहीं कर सकती, Right. राइट. सेक्शन 8 कंपनीज के लिए जैसे जो ट्रस्ट हमारे होते हैं, राइट, उनके लिए अलग से सेक्शन 11 से लेकर के जो सीरीज चलती है वही होता है. 5 हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर, लेट्स से ट्रस्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, उनके लिए कभी सेपरेटली है. तो जैसे ही हमारे सबको आइडिया होगा, मतलब सेक्शन 8 कंपनीज जो ट्रस्ट जैसे हमारे होते हैं, रादर विकेट से ट्रस्ट जो होता है वैसे चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 5 हेड्स ऑफ इनकम, जैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्लासीफाई होती है उस तरीके से नहीं होता. उनका अलग से मॉडस ऑपरेंडी होती है, राइट. इतना आपने आया उसको 15% सेट अपार्ट करके कितना आपने एप्लीकेशन किया है वो अलग से एक जायज होता है, Right, राइट. right. वो भी हम डिस्कस कर लेंगे सेपरेट सेशन, उसका भी हम ले सकते हैं. बट अभी प्राइमरली जो फोकस है हमारा वो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न. Correct. तो जैसे एलिजिबल कंपनीज हमारी कंपनीज है, राइट. एवरी कंपनी एलिजिबल होती है, राइट. कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है वो But ही. मैं एक चीज कहूंगा कि फॉरेन कंपनीज भी ITR 6 they can use. I think foreign companies can also use ITR 6. It is not that foreign companies cannot मैं use. शो भी इसमें कर सकता हूँ कि हु इज एलिजिबल. दिस सेज this return form can be used by a company as per section 2 subsection 17 of the income tax act, right. This form is filed by a company other than a company which is required to file ITR 7, right. And section 217 says income tax act means it is very exhaustively says that Indian company, right. In this case it is very important point to note that Indian company has to file ITR 6 and per se a foreign company it is 7, I guess. No, I think then the second part, body corporate, incorporated, or another laws of country outside India. Okay. So Can be this will covered. cover the foreign companies Foreign in ITR company. 6 itself. Yes, yes, yes. Right. So thanks for again clarification. Right. Yes. So now the question starts. That which company is not eligible to file ITR 6? It is the companies having sources of income
from religious or charitable institution and claiming exemption under section 11. 11. These companies are required to file ITR 7, right? ITR 7. ITR 7 Yes. for the trust, Yes. or section 8 we Correct. can use, Correct. right? Correct. ITR 6 is जो applicable to the Corporates. corporates. ITR 5 is for the LLPs, Yes. Yes. right? Then how we structure of see form ITR 6 divided into two parts, part A and part B, right? Then again these parts are further divided into sections, Subparts. subsections, subparts, right? So we will see going forward, right? So the important point is what are the key changes which the FA21 has made for the corporate tax law. Yes. Yes. First very important change is under the Schedule FA. Schedule FA. Yeah, Fixed assets. Schedule foreign assets. Foreign assets. Yes. As we have, there are specific schedule foreign FA, right? Schedule FA, Schedule DPM, FSI, foreign sources of income. So there are certain changes, कुछ changes हैं इन schedules में, वो हम धीरे धीरे करके इस सीरीज में हम लोग अभी देखेंगे. जैसे पहला है फॉरेन एसेट्स का. अब चेंजेस क्या आया है, आइडिया 6 जो न्यू फॉर्म आया है उसने रिप्लेस कर दिया काउंटिंग पीरियड को कैलेंडर ईयर कैलेंडर ईयर से. वो आई थिंक अभी करा है. वो अभी 2021 में नहीं किया, वो अभी किया. अभी क्या है, राइट? तो अभी जो हम चेंजेस देख रहे हैं वही चेंजेस देख रहे हैं जो अब इस असेसमेंट ईयर के एप्लीकेबल होंगे. हमारे कैप्शन असेसमेंट ईयर जो चल रहा है, असेसमेंट ईयर 2023 22-23 उसके लिए एप्लीकेबल हमारा. मीनिंग देयर बाय एसएससी has to furnish the details, right, of all the foreign assets which were had starting from 1st of Jan 21 up till 31st December 21, as it specify it supplying these changes from the calendar year itself, right? So it is very important point to note right here. The another one changes in the schedule capital gain, right? पहले ऐसा नहीं होता था कि ठीक है बायर डिटेल क्या क्या कैसे कैसे आपको उसमें उतना कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम डालते नहीं थे. जैसे अभी हमने इंडिविजुअल्स की भी आपने ITR जो फाइल करी है उसमें काफ़ी इन्होंने कुछ चेंजेस इन्होंने किए थे, राइट? तो जैसे इन्होंने अब जो चेंजेस किया है जो हमारे लिए एप्लीकेबल उसमें वो बोलता है कि इट इज़ मैंडेटरी, कि मैंडेटरी होगा डिटेल ऑफ सेल और परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? तब इफ द इनकम राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर इज टैक्सेबल, अगर टैक्सेबल है आपको कैपिटल गेन में तो आपको परचेज कब करी है वो देना पड़ेगा, राइट? उसमें बायर की डिटेल है, सेलर की डिटेल है वो. और इन केस अगर प्रॉपर्टी जो आपने बेची है अगर आउटसाइड इंडिया भी है, लेट्स डोमेस्टिक कंपनी है और डोमेस्टिक कंपनी में लेट्स भी प्रॉपर्टी फॉरेन में अगर प्रॉपर्टी सेल करी है तो उस डोमेस्टिक कंपनी को उस प्रॉपर्टी की डिटेल भी इसमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी एज पर दी irrespective of the value. इट इज कंपल्सरी अनकोटेड व्हाट ये कौन सी बेस पे लिखी है इसमें इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जो भी रिसेंट आएंगी उसमें की चेंजेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट यहाँ पे की चेंजेस है, की चेंजेस ऐसे यहाँ पे आ जाएगा अभी. बट अभी कोई अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे. करेक्ट. इस तरीके से इसमें नहीं होगा. तो आपने यहाँ से निकाला है कि टैक्समैन के आर्टिकल टैक्समैन से निकाला, ठीक है. So it is says it is compulsory to furnish details of the buyer and address of the property transfer. कंट्री कौन सी है, जिप कोड कौन सा है, वो आपको मस्ट आल्सो फर्निश करना पड़ेगा, राइट? एंड जैसे भी 50B हमारा होता है स्लम सेल वाला, राइट? तो 50B उसमें जो FMV होती है अंडरटेकिंग की, ठीक है, एज पर दी अमेंडेड प्रोविजंस रूल 11 UAE वाला जो होता है कि जो FMV होती है अंडरटेकिंग की वो मानी जाएगी, डीम्ड होगा एज द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर. वो सो देयर आर मेरा FMV 1 2 whichever is higher. Got it. राइट? तो ये कुछ चेंजेस हमारे वैसे हैं, राइट? सो ऐसे ही जैसे शेड्यूल अदर सोर्सेज में हमारा कुछ चेंज हुआ है. जैसे डिविडेंड इनकम जो होती है अब वो टैक्सेबल हमारी होती है, राइट? वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल सबके हाथ में टैक्सेबल होती है. तो डिविडेंड इनकम को जैसे आपको सेपरेटली नई ITR 6 फॉर्म में दिखाना पड़ेगा कि स्पेसिफिक डिविडेंड, जैसे अगर डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है तो ठीक है. क्योंकि एक नहीं पे हुआ है, कंपनी ने पे किया है. हाँ, कंपनी ने पे किया है तो उस तरीके से आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा, राइट? एंड जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे लेट्स से डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी सॉरी फॉरेन कंपनी है, जैसे जो हमारे पास में जैसे जो क्लाइंट्स है, राइट? तो उसमें होता है कि लेट्स से कि किसी की पी तो नहीं है, किसी की पी तो नहीं है, पी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस तो नहीं है,
नहीं नहीं, आई थिंक ITR वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिफरेंस हो भी जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो ट्रीटी से बेनिफिट ले लेगा। हाँ अगर एसईपी हो भी गया, या बट ऐसे एसएपी एक्ट में, हम्म, ट्रीटी में एसईपी नहीं नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं, वहाँ पी वर्ड यूज है। वहाँ पे तो पी है। तो ये बोलते हैं कि इन द एज पर द न्यू ITR फॉर्म्स द नॉन रेजिडेंट को कंफर्म करना पड़ेगा कि भैया क्या आपकी एसएपी तो नहीं है इंडिया में, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पर्सन। इन केस अगर एसएपी इंडिया में है तो जो जैसे कौन कौन सी आपने जो सेक्शन 2 में नहीं है एक्सप्लेनेशन सेक्शन, सेक्शन 2 नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन यूजर्स दे रखे कितने हैं आपके हैं, सारी उसमें, चीज़ें रेवेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू है, वो थ्रेशोल्ड है सारी वहाँ पे। थ्रेशोल्ड है, तो वो अभी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, जैसे जो भी चेंजेस आपने जैसे ही हमने किए ओके ओके। सो कुछ सफाई चेंजेस ऐसे ये आईटीआर 6 का जो नया फॉर्म ITR है 6 में जो आया है, एवाई 22 23 22 23 का, उसमें हाँ उसमें चेंजेस वाले फॉरेन एसेट्स, फॉरेन एसेट का दिखाना पड़ेगा, डिविडेंड, डिविडेंड, कैपिटल गेन, कैपिटल स्लम गेन, सेल में चेंजेस, स्लम सेल वो एफएमवी वाले, ठीक है, फॉरेन प्रॉपर्टी फॉरेन है, प्रॉपर्टी है, वो सारे आएंगे, ठीक है, डिस्क्लोजर्स हैं, डिस्क्लोजर है। एंड अब आते हैं मैट के ऊपर, ऑल्दो मैट, यस, ऑल्दो वो उस पे अप्लाई नहीं होता जो 22% वाले रेट में फॉल कर 22% जाती है, मैट उस पे अप्लाई नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैट क्रेडिट जो होता है 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 15 ईयर्स तक। ओके तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, लेट से 2 साल में हमने जैसे नए रिजीम हमने फाइल कर लिया, ठीक है, हाउ एवर प्रीवियस टैक्स कंसल्टेंट ने या लेट से एरर हो गया या मतलब ओवरलुक्ड हो गई, चीज़ें रह गई और हमने उसको नए रिजीम में 22% से दिखा दिया। हाउ एवर अच्छा, अपने पास में हो सकता है कि नहीं वो फॉर्म 29B भी तो जाएगा ना साथ में, हाँ, ये भी अगर आप जाएगा। न्यू रिजीम में आ गए तो आप फॉर्म 29B भरोगे रिटर्न से पहले, आई थिंक वो भर चुके 10 चुके 10 हो। IC जो फॉर्म 10 होते IC, हैं, वो जो फॉर्म होते हैं वो हाँ, भरेंगे। लेकिन 10 उसमें IB, yes, मेरा 10 IB पॉइंट ये है कि जैसे हो सकता है कि कंसल्टेंट से लेट से कुछ एरर हो गई हो, ओवरलुक चीज़ हो गई हो और कंपनी के काफ़ी सारे मैट क्रेडिट बच रहे हैं, ओके, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ऑफ फॉर न्यू रिजीम। अच्छा, समझ रहे हैं? बट यार डिस्पाइट द न्यू टैक्स रेट ना, वो आप 22% में भी तो आप लोअर टैक्स रेट पे भी तो आ जाओगे, बट हाँ यू आर सेइंग कि अगर मेरे मैट रेट वगैरह काफ़ी इतने है ही पड़े हुए और मेरे एक्चुअली में लॉसेस ही Losses, एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग ईयर्स भी, तो I got वहाँ it, I पे got उस तरीके से टैक्स प्लानिंग Yeah, I में got पूरा it. देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ठीक है? एडवांस टैक्स में भी आपको हेल्प करता है ना, बिकॉज राइट आई गॉट इट। उस तरीके से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आता है कि ये तो अपने पास में जैसे क्लाइंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, बट ये कौन कि सा जैसे, एक पॉइंट है जैसे क्या कहते हैं NBFCs के लिए, एनबीएफ, आई गॉट इट, ठीक है, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑल स्टोरी, टुगेदर। तो अभी वी आर कंसिडरिंग जो अपने जैसे क्लाइंट्स को जो बेसिकली क्लाइंट मेजॉरिटी है हमारे, गॉट इट, क्योंकि जैसी ऑडियंस होती है वैसे उस तरीके से हमको Got आपको it. डाल देना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन डिस्क्लोजर्स हैं जैसे जो ITR 6 में आपको देने चाहिए। डोमेस्टिक कंपनी न्यू रिजीम फाइल कर रही है तो उसे क्या कहते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम जब वो फाइल करती है, जैसे हमने बताया भी 10 IB 10 IC 10 IT जो फॉर्म होते हैं हमारे, उसे उस टाइम में फाइल कर देने चाहिए। अब कुछ एक तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती है, राइट, फ्रॉम द उनके लिए है जो आपके प्रेजेंटिव रिजीम में ऑप्ट नहीं कर रहे होते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, राइट। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो भी ऑल टुगेदर डिफरेंट है, क्योंकि अभी हम कंपनीज को कंसिडर कर रहे हैं जिनको जैसे 44AB में आते हैं, जो मतलब obviously जिनका टैक्स ऑडिट है, जो बेसिकली आपकी 10 करोड़ वाली लिमिट और 1 करोड़ वाली लिमिट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नई ITR फॉर्म में एक चेंज आया है वो आया है शेड्यूल IF मींस जो भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज में, AOP, जॉइंट वेंचर्स, जो अनइनकॉर्पोरेटेड जैसे जो यूजुअली सब कंपनीज वगैरह करती हैं, तो उसका एक शेड्यूल है। देयर आर सर्टेन डिटेल्स व्हिच हैज टू बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दैट शेड्यूल। अच्छा, और वो डिटेल्स क्या है? जैसे कंपनी का नाम क्या है, टाइप ऑफ एंटिटी क्या है, उसका पैन क्या है, क्या एंटिटी का ऑडिट होता है, क्या क्या बट वो अगर अनइनकॉर्पोरेटेड है तो वो कंपनी कैसे हो गई? नहीं एंटिटीज की बात कर रहे हैं ना, एंटिटी समझ एंटिटीज गया, की बात ओके हो रही है। ओके, लाइक पैन क्या एंटिटी का, क्या एंटिटी लायबल फॉर ऑडिट है, लेट्स से हो सकता है कि अभी अंडर जैसे कहते हैं ना जो कंपनी जो भी धरातल पे भी आई भी नहीं है, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, बट उसमें जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर जैसे करते हैं, ठीक है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूट करते रहते हैं कि भाई हाँ वो ठीक है, कैपिटल के थ्रू डालते रहते हैं पैसा, तो वो चीज़ तो नहीं है कि भाई आपका कितना है, कैपिटल बैलेंस कितना बताना है, पड़ेगा, पूरा डिस्क्लोज inform करना पड़ेगा कैपिटल।
क्योंकि सरकार की जो इंटेंशन है वो उस चीज़ के ऊपर है कि क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। I got it. अगर आप कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट हम्म। कहीं पर कर रही है हम्म। तो देयर हैज टू वेरी क्रिस्टल क्लियरिटी हम्म। बॉस मैंने इतना इन्वेस्टमेंट ए में किया, इतना हम्म। इन्वेस्टमेंट बी में किया, इतना इन्वेस्टमेंट मैंने सी में किया। ठीक है। सो उस तरीके से है। अब जैसे हमारे पास में टीपी टीम, जैसे एक टीपी का भी पॉइंट इन्होंने आया है कि जो चेंज हुआ है कि प्राइमरी एडजस्टमेंट होती है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स होती हैं। यस। अगर 1 करोड़ से ऊपर की है तो प्राइमरी एडजस्टमेंट है, तो उसके केस में आपको जैसे सेकेंडरी एडजस्टमेंट में होती है तो आपको अपनी जो ए है उससे स्पेसिफिक डेज में आपको पैसा मंगाना पड़ता है। करेक्ट। आई थिंक 90 दिन है, 90 डेज का 90 दिनों का मंगाना पड़ता है। यस। हालांकि FA20 में भी इसमें कुछ चेंजेस आया था कि उसमें था कि 18% अगर आप नहीं मंगाते हो तो आप आपकी इनकम मान लेंगे, तो आपको 18% से 12% सरचार्ज पर 4% पे आपको टैक्स पे करना हाँ, इनकम मान पड़ेगा। लेंगे, ये बात तो है। तो वो एक तरीके से जो भी एडजस्टमेंट हुई है वो भी हमारे पास इस फॉर्म में जाएगा, वो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। हाँ। मेरे पास कुछ स्टार्टअप्स के लिए है क्या? क्योंकि मुझे याद है, जैसे मान लो कि आप एक कंपनी हो और आप एक स्टार्टअप हो और आपने DPIIT से लिया डेबिट से लिया रिकॉग्निशन अपना, ठीक है, तो मैं समझ आपको गया। वो कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं वहाँ पे। आपके ही पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, इसमें है कुछ चेंजेस? इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, स्टार्टअप्स के लिए कोई चेंजेस नहीं है? स्टार्टअप के लिए जो होता है स्पेसिफाइड फॉर्म भरना पड़ता है आपको ड्यू डेट से पहले वो तो अल्टीमेटली वो वो जो पहले था, जो पिछले साल, वही गाइडलाइंस जो पिछले साल था, वही चेंजेस है। अभी दिस इज ऑल अबाउट चेंजेस which are relevant to this year, which has been introduced by Union Budget 2022 21 FA21 FA21 लास्ट बजट। अच्छा, ठीक है, यस यस। नहीं, बट अगर वो कैलेंडर ईयर वाली बात हुई है वो तो 2022 से आई है। 21 में होगी चेंज होगी। अच्छा, 21 में देखेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली बजट फॉलो कर रहे हैं वो FA21 पे देखेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास बजट हमें लास्ट टाइम पे हमारे पास में ठीक है, ठीक है। ये बजट इस ईयर के लिए फॉलो होगा 22 and 23 के लिए, जैसे नेक्स्ट ईयर। तो यही पॉइंट अभी चेंजेस हुए हैं, एक जैसे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो बना है उसको हम देख लेंगे। अच्छा, और आई थिंक कैपिंग भी तो हुई है सरचार्ज पे, 15% की कैपिंग। वो वो तो अपनी नॉन कॉर्पोरेट्स पे, कॉर्पोरेट्स पे भी अप्लाई करती है, सभी के ऊपर है, बट वो सब पे अभी अप्लाई आई है ना वाली। हाँ राइट, कैपिंग इस बार आई है, फरवरी में जो बजट आया था उसमें है। ठीक है। बाकी मतलब वही है, डोमेस्टिक कंपनी के जो टैक्स रेट्स हैं वो तो 25%, 22% और न्यू मैन्युफैक्चरिंग पे 25% तो ऐसे आई डोंट थिंक कोई अभी और भी करता कॉप कर रहे हैं, बिकॉज़ वो आई थिंक वो 400 करोड़ वाली लिमिट है पीछे। हमारे लिए जो है वैसे जो मेजॉरिटी ऑफ हमारे पास क्लाइंट्स हैं वो सर्विसेज के हैं। आई डोंट थिंक कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आई गॉट इट। सो 22% वुड बी दी मोस्ट ऑफ द कंपनीज भी जो रेलेवेंट हमारे पास में है। बाकी न्यूली मैन्युफैक्चरिंग वो है 15%। मैन्युफैक्चरिंग में से कोई अभी मतलब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग तो कोई नहीं है, लेकिन अगर इन केस आती तो इसके लिए 15%। आई गॉट इट। फॉरेन कंपनी अपनी वही 40 पे, हाँ 40% 40 प्लस 5 का मेरा यहाँ सरचार्ज पे है। जैसे एक बहुत ही एक ट्रिगरिंग क्वेश्चन ये वाला यहाँ पर है, और मेरा ये ऑनरे फाइनेंस मिनिस्टर से भी क्वेश्चन ये है कि लेट्स से एक इंडिविजुअल है, तो एक इंडिविजुअल 10 लाख से अगर ऊपर जाती है, इंडिविजुअल क्या? इंडिविजुअल जो है जैसे हम और आप, आम जनता जो है, ठीक है, आम जनता को टैक्स पे करना पड़ता 10 लाख सुबह 30% पे ओल्ड स्कीम में भी हम ओल्ड स्कीम की बात कर रहे हैं, राइट। बट हाउएवर एज पर द न्यू स्कीम, एंड मुझे इसमें भी कहने में कोई आप हेजिटेशन नहीं होगा कि दैट वुड बी दी बेस्ट स्कीम फॉर अ कंपनी, राइट, विच इज 115 BAA कंपनी के केस में आप 15% या 22% पे ले रहे हो कंपनी के केस में, ठीक है। और जो एक इंडिविजुअल है, एक जिसका मिडिल क्लास एक तरीके से है, मीडियोकर एक तरीके से, उसको आप कितने पे 30% पे ले रहे हो, तो देयर इज सीरियस लैक ऑफ पैरिटी एग्जिस्ट। आई थिंक योर पॉइंट, अच्छा प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। आई एम होपिंग कि इन अपकमिंग बजट सेशन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण इस पे एक बार कुछ ध्यान दें कि एक तरीके से आप देखिए मुकेश अंबानी की कंपनी और एक मिस्टर ए का जा रहा है 30% के ऊपर जा रहा है, कंपनी पे कितना है 22% 15%, कितना फर्क आप देख रहे हैं, डेल्टा कितना ज़्यादा है इसमें, ध्यान ही नहीं किसी के ऊपर इसमें इस चीज़ के ऊपर। तो ये मीडिया को थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए एज पर माय व्यू। यू आर, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट मेरे को क्या लगता है ना विकास, इसमें कॉर्पोरेट्स को ना आपको इंसेंटिवाइज करना है, बिकॉज somewhere or the other it is not that Mr. Ambani's company who is getting a lower tax rate, it is the thousands of families, lakhs of families, or a number of families which are
associated with his company who run their homes with that. Mr. A may be able to, earn his livelihood through I that just want to, corporate. So I just want, corporates need to be incentivized for the growth, Got for the it. direct growth of the economy. However, the aggressive or the increased tax rate on the individuals, I agree that they should be rationalized to a certain extent, but It should be I think corporates rationalized. will always be, they're supposed to be more incentivized because they're contributing directly to the Mr. A's overall growth at an individual level. But what Mr. A gets from that company should be taxed at 30%. And what Mr. Ambani's tax is, I just wanted to. No, I think it's a valid point. It can be deliberated in the coming sessions as well. It's a very valid point, and it's a very good point of Thanks. you know Thank you to for. actually be deliberated upon. So that's right. All from the changes, right? So these are the key Whatever. changes which we cover. These are the key changes, right? And So- and has to be, and that has to be reported. It Mhm. has to be combined within the Mhm. ITR Form 6. ITR 6 It for is to AY be- 22-23. Yes. And the due date for company is 31st of October. However, for non or however in case of TP cases, when 92E is applicable, right? That for that cases the due date is 30th of November. नवंबर. हाँ तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 31st ऑफ अक्टूबर है, हम्म। जिसमें टैक्स ऑडिट Tax एप्लीकेबल audit नहीं है. 30th of September है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर है, उसकी रिटर्न एक महीने बाद 31st 31 अक्टूबर अक्टूबर, एंड देन जिसमें टीपी है वो 30 नवंबर, 30 और फॉर्म नवंबर। 3C भी जो भरना पड़ेगा टीपी का वो 31 अक्टूबर. तो अक्टूबर जो हमारे पास 31 टीम है वो फाइल करेंगे. सो एक्चुअली अच्छा, ये फॉर्म 10IB और 10IC अगर मान लो कि पिछले साल डाल दिया है वन टाइम टोटल में, इट्स अ वन टाइम एक्सरसाइज, यू डोंट हैव टू डू एवरी ईयर, राइट? एवरी ईयर. तो आई थिंक ये भी एक चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है काफ़ी. तो हर साल फॉर्म 10IB 10IC फाइल करने की जरूरत नहीं है. ओके. मुझे लगता है कि सरकार अपकमिंग सेशंस में एक क्लॉज ये भी लेके आ सकती है कि जैसे 44 AD में क्लॉज है कि अगर आप एक बार 44 AD से गए प्रेजेंटेटिव से हाँ, तो आप पाँच कुछ साल- सालों तक आप वो तो मुझे रिस्ट्रिक्टेड हो लग जाते हो. सकता है कि सरकार शायद कीपिंग अ ब्रॉडर व्यू मतलब गवर्नमेंट Flexibility. नए रिजिम में भी लेके आ जाए. फ्लेक्सिबिलिटी आपके Yes, हिसाब yes, से. yes. So that's all as far as the key changes Key is changes in concerned. ITR is concerned. Next session would be on the on the instructions part. What are the key instructions? I think that is कैसे- important, yes, कैसे yes, हम कर that is सकते हैं. important. These are all the changes. That is important. Thanks, Ishu. Thank you, Vikas, Thanks. for your time. Thanks. Thank you everyone for Thanks everyone. patient hearing and listening to us.